हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह आपकी जो 10 बजे की क्लास होती है उसमें देखते हैं हम लैंग्वेज, यानी कि हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों जो है एक साथ देखते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए लाइव चैट में। ठीक है, तो सभी को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है ये आपको यहाँ पे बताना है। 5, 7, 4 या 2। और सही उत्तर जाता है आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 जो है वो अनुनासिक वर्णों की संख्या है। गलबिल का अभिप्राय क्या है? गलबिल मतलब क्या होता है? गले का हार, भोजन नली, नाक का छिद्र, ऊंचा मत्था। उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका भोजन नली। इसमें तालव्य कौन है? श, श, स, ह। यानी कि तालव्य व्यंजन कौन सा है जिसका उच्चारण स्थान तालु हो? उत्तर सही होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, श। नी धातु में क्त प्रत्यय लगाने पर क्या शब्द बनेगा? नेता, नीतः, नीतगत, नीता। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीतः बनेगा। अगला प्रश्न, पिवावह क्रियापद में लकार पुरुष और वचन होंगे क्या? लट मध्यम द्विवचन, लट मध्यम एकवचन, लट मध्यम बहुवचन या लट उत्तम द्विवचन। किसी का भी याद होगा, पट वगैरह का, गच वगैरह का, तो बन जाएगा। तो बिल्कुल ये यहाँ पे लट लकार है, लेकिन ये उत्तम पुरुष का द्विवचन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होता है। अवनति का विलोम है क्या? नवति, परानवति, उन्नति, भूल। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका उन्नति। अगला प्रश्न, वायु का पर्याय है क्या? मारुतः, द्रुमः, फेरुः, भाषा। सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, मारुतः। दोनों पद के प्रधान होने की दशा में कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास। सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास हो जाता है। वर्ण के कितने भेद हैं? वैसे तो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग जो है भेद हो जाते हैं, बट बेसिकली स्वर और व्यंजन के रूप में 2 प्रकार के भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाता है। वल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है? अगर आपने माहेश्वर सूत्र याद कर लिया है तो ही आपको इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर बन पाएंगे। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं याद किया है तो याद कर लीजिए। आपका चाहे वो यूपी टेट होगा, चाहे सुपर टेट होगा, कोई भी एग्जाम होगा, एक प्रश्न उसमें बेसिकली माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहार से पूछता है। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, 32। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्धन अंबर, दिग्धन अंबर, दिग्धन अंबर या दिग्धन अंबर। ठीक है, सभी का सही ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। दिक धन अंबर यहाँ पे होगा। क के नीचे हलंत लगा रहेगा, इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। जैसे इसमें भी वही चीज़ लिखी है, लेकिन क के नीचे हलंत नहीं लगा है। हलंत ना लगे होने का अर्थ है कि यहाँ पे अ की मात्रा लगी हुई है। गायत्री गीत गाती है, यह वाक्य सामान्य भूतकाल में कैसे लिखेंगे आप? गायत्री ने गीत गाया, गायत्री ने गीत गाती थी, गायत्री गीत गई थी, गायत्री गीत गाए। सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, गायत्री ने गीत गाया। किलकत कान घुटुर वनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। यहाँ पे इन पंक्तियों में वात्सल्य रस का आलंबन कौन सा है? आंगन, सूरदास, माता यशोदा, बालक श्री कृष्ण। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बालक श्री कृष्ण के बारे में ये सारी बातें हो रही हैं। अगला प्रश्न, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? नाराजगी, चीखना, विकराल, जुगुप्सा। उत्तर सही आता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जुगुप्सा।
व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है कौन सा? तो अब ये शुद्ध वाक्य जो है, ये वाले क्वेश्चन आप ऑप्शन अपने से पढ़िए, क्योंकि बोल के सुनने में, जैसे मैं बोल के बताती हूँ आप सुनते हैं, तो कहीं पे अगर एक मात्रा की भी गलती होती है और मैंने अगर उसको शुद्ध उच्चारण कर दिया तो वो तुरंत समझ में आ जाता है कि ये गलत है। लेकिन एग्ज़ाम में आपको ही पढ़ना होता है, ऐसे में कई बार एक आध स्पेलिंग छूट, एक आध मात्रा जो है वो मिस हो जाती है, ध्यान उस पर नहीं जाता है, तो आंसर गलत हो सकता है। तो आप खुद से पढ़िए। शुद्ध वाक्य, तो यहाँ पे देखिए, प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए, बांटे, भेंट नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। वह पाँव से जूता उतार रहा है, वह पाँव से जूता उतार रहा है, वह जूता उतार रहा है होना चाहिए, पाँव से लगने का यहाँ पे कोई वो सेंस नहीं था। रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है, योग्यता पर अहंकार नहीं, नाज होना चाहिए या फिर प्राउड होना चाहिए, मतलब जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। अपनी होगा यहाँ पे सबसे बड़ी, अगर चलिए इनकेस अहंकार है भी योग्यता पर, तो यहाँ अपनी होना चाहिए, रमा को अपनी योग्यता पर अहंकार है, ये ज़्यादा सही होता। सबसे शुद्ध होगा वह विदुषी महिला है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाता है। आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? आजीवन, अनुरक्त, अंजनी, अनजानी। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका आजीवन। वह तख्त पर सोता है, इसमें ये कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या इनमें से कोई नहीं? तो ये सिंपल सा आपका सेंटेंस है, इसमें कर्तृवाच्य है यहाँ पे, जिसमें कर्ता प्रधान है। हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या फिर अव्ययी भाव समास? तो हस्तलिखित, हाथ से लिखित, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि कारक चिन्ह का लोप हो रहा है तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाता है सही आंसर। च, छ, ज, झ किसके उदाहरण हैं? स्पर्शी व्यंजन के, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के, संघर्षी व्यंजन के या अंतस्थ व्यंजन के? च, छ, ज, झ उच्चारण करके देखिए, खुद ही आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के। ठेठ हिंदी का ठाठ, इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय या किशोरी लाल गोस्वामी? तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ। आएंगे इंग्लिश पे, वो कैब से ही क्वेश्चन है आपका, और वो कैब से क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है कि इससे आपकी देखिए वो कैब भी स्ट्रॉन्ग होती जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है। चलिए रेडी हो जाइए रिप्लाई करने के लिए। क्वेश्चन वही है जो एक दिन मैंने इस टाइप के दिए भी थे। यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं, आपस में ये या तो अपोजिट हो सकते हैं, इनमें से कोई दो, या तो अपोजिट हो सकते हैं या सिमिलर हो सकते हैं, यानी कि इनका जो अर्थ है वो समान हो सकता है, समानार्थी हो सकते हैं। क्या होंगे वो मुझे नहीं पता है, इन ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि कौन से 2 शब्द हैं जो आप जिनका आपस में कोई ना कोई संबंध है, चाहे वो विपरीतार्थक संबंध हो चाहे समानार्थक हो। ठीक है, चलिए देख लीजिए। पहले तो आपका जो प्रश्न है, कंसेंट, नेसेंट, एमर्जिंग, इनसिक्योर। चलिए इसकी पहले थोड़ी सी हिंदी देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला वर्ड है आपका कंसेंट, कंसेंट का बेसिकली मतलब होता है किसी भी तरह की सहमति। नेसेंट मतलब होता है नवजात, जो एकदम मतलब कोई भी चीज़ जो नई हो रही हो, जो स्टार्ट हो रही हो, अभी शुरू हुई हो, होना, एग्जिस्ट करना स्टार्ट की हो, ये होता ही। फिर उसके बाद इमर्जिंग एक वर्ड यहाँ पे आपका मिल जाता है, इसका अर्थ भी होता है उद्गामी, यानी उभरता हुआ, जो चीज़ अभी अभी स्टार्ट हुआ हो, उभरना। आई थिंक आंसर आपको मिल ही चुका है। इसके बाद लास्ट वर्ड है इनसिक्योर, यानी असुरक्षित। तो यहाँ पे आपके जो नेसेंट है और इमर्जिंग है, ये दोनों ही वर्ड कहीं ना कहीं एक जैसा अर्थ लेकर रखते हैं, तो आपका बी एंड सी वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे वो सही हो जाता है। अगला देख लेते हैं। कुछ सेकंड में आपको टाइम देती हूँ कि आप खुद से समझिए, उसके बाद फिर इसकी हिंदी बताऊंगी। हिंदी बताने पे तो बन ही जाएगा, पर एग्जाम में हिंदी कोई नहीं बताएगा। इलैटेड, एसेंट्रिक,
एक्सप्लिसिट, एबनॉर्मल। फटाफट से देखिए, गेस कर लीजिए, तुक्का लगा लीजिए। करना तो है ही, एग्जाम में इनकेस आ गया तो करना तो पड़ेगा ही। चलिए देखेंगे हिंदी इसकी। इलैटिट का मतलब क्या हो जाता है? उत्तेजित, जिसे हम कह सकते हैं। एसेंट्रिक का मतलब जो होता है वो होता है जैसे कोई सनकी रहे, असामान्य रहे, यानी कि जो नॉर्मल ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने आंसर ऑलरेडी आपको दे ही चुका है, दे ही दिया है। एक्सप्लेट का मतलब हो जाता है मुखर, और एबनॉर्मल का मतलब भी वही है जो असामान्य हो, नॉर्मल ना हो। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। बी एंड डी ये दोनों ही, जिसका अर्थ हो जाता है असामान्य, ये दोनों आपस में समानार्थी हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। एबंडेंस, इनकम्पेरेबल, प्रोजेक्शन, प्लेथोरा। 4 वर्ड हैं, और ये जो नए वर्ड्स मिलते हैं ना आपको, जिसकी जिसकी हिंदी आपको पहले नहीं पता थी, उसको आप नोट डाउन कर लिया करिए। एक दो बार नज़र दौड़ेगी उस पर कभी आते जाते, तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। और सिर्फ एक बार अभी आप देखे रहेंगे तो हो सकता है कि कुछ दिन बाद वो वर्ड आपको भूल जाए। देखिए, एविडेंस का मतलब होता है कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में होना, है ना, पर्याप्त होना, ये आप कह सकते हैं। इसके बाद है इनकम्पेरेबल, यानी कि जिसको कंपेयर ना किया जा सके, जिसमें समान तुलना ना की जा सके, वो इसका अर्थ हो जाता है। इसके बाद आपका जो आता है एक वर्ड प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेपण। और फिर एक वर्ड आपको यहाँ पे मिलता है प्लेथोरा। ये वर्ड का मतलब भी वही होता है कि कोई ऐसी मात्रा जो कि आवश्यकता से अधिक हो, यानी प्रचुर हो। तो बिल्कुल सही आंसर होता है आपका ए डी वाला ऑप्शन, ई। ठीक है, प्रचुर, प्रचुर। अगला देखेंगे। पर्पसफुली, इनएक्यूरेटली, इनएडवर्टेंटली, अनचेंजेबल। 4 वर्ड्स हैं यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। पहले जो आपका एक वर्ड है पर्पसफुली, इसका मतलब होता है सोद्देश्य, कोई चीज़ उद्देश्य के साथ किया जा रहा है। इनएक्यूरेटली का मतलब होता है गलत ढंग से, कोई चीज़ गलत ढंग से की जा रही है, तो ये उसका अर्थ हो जाता है। इनएडवर्टेंटली का मतलब जो होता है अनायास या अनियोजित, यानी कि बिना किसी योजना के, मतलब ऐसे रैंडमली कोई भी चीज़ करने लगना, कोई उसका उद्देश्य ना हो, ये कह सकते हैं। अनचेंजेबल यानी जो चेंज करने योग्य ना हो, जिसको चेंज ना बदला ना जा सके। ठीक है, तो ये दोनों जो शब्द हैं आपके ए और सी वाला, वो आपस में एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। इसका मतलब है सोद्देश्य, कोई चीज़ किसी उद्देश्य से की जाए, और इसका अर्थ होता है अनायास, बिना किसी उद्देश्य के। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक बार वीडियो को प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। जर्मेन, जेनरेट, रिलायबल, इररिलेवेंट। तो चलिए देख लेते हैं अब पहले इसकी हिंदी। तो आपका जो पहला वर्ड है जर्मेन, जर्मेन का मतलब होता है संगत। ठीक है, संगत कह सकते हैं, रिलेवेंट कह सकते हैं। जनरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को उत्पन्न करना, बनाना, ये कह सकते हैं हम। जनरेट करना, कुल मिला के इंग्लिश में ज़्यादा हम उसको यूज़ करते हैं ये वर्ड को। फिर उसके बाद रिलायबल मतलब है विश्वसनीय, जो विश्वास योग्य हो। और इररिलेवेंट मतलब होता है असंगत। तो यस, आंसर आपको ऑलरेडी मिल चुका है। जर्मेन एंड इररिलेवेंट दोनों आपस में विलोम शब्द हैं, संगत, असंगत। ठीक है, तो ए और डी वाला जो ऑप्शन आपका होगा वो सही आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन भले ही कम थे, लेकिन आपकी वो कैब के लिए अच्छे थे। और अगर आपने कुछ भी नए वर्ड्स सीखे हैं डेली, अगर आप थोड़े थोड़े नए वर्ड्स सीखते हैं, तो आपकी वो कैब ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो ही जानी है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।